सुनिए, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग पढ़े कुषाण के बारे में, समझे? कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश, ठीक है। सुनिए जी, इसके जो ये लोग भी सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सेंट्रल एशिया, और अगर एकदम से प्रिसाइज होना है तो नॉर्थ सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये उत्तरी मध्य एशिया के रहने वाले थे लोग, कुषाण। ये लोग यूची कबीले के थे। यूसी इसको पढ़ते हैं, यूसी या यूची कबीले के थे। कौन कबीला? यूसी, ठीक है, जिसको हम लोग तोचारियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोचारियंस। समझे? इसका पहला रूलर जो था उसका नाम था कुंजुला कैडफिसेस। कुंजुला कैडफिसेस। ये जो यूसी ट्राइब था या जनजाति, ये पूरा डिवाइडेड था, ये सबको यूनाइट किया। कौन? कुंजुला कैडफिसेस यूसी कबीले को पूरी तरह से संगठित किया, समझे? यूनाइट किया। हो गया जी। अब इसका जो सक्सेसर था उसका नाम था वेमा कैडफिसेस। वेमा कैडफिसेस। इसके द्वारा महेश्वर की उपाधि ली गई। अब महेश्वर की उपाधि ली गई से स्पष्ट है कि ये शिव का भक्त रहा होगा जी? नहीं, तो ये शैव संप्रदाय का अनुयायी रहा होगा। कौन? वेमा कैडफिसेस। इससे लग रहा है ना कि ही वॉज द फॉलोवर ऑफ शैविज्म, नहीं जी? तो ये शैव धर्म का या संप्रदाय का अनुयायी रहा होगा। अब कुषाण वंश के सबसे महान शासक हुए कनिष्क। देखिए, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी वाज कनिष्क। इस वंश के सबसे महान शासक हुए कनिष्क। कनिष्क जो था उसके द्वारा अपना भारत में एम्पायर वाराणसी से लेकर, हाँ जी, वाराणसी से लेकर खुरासन, हाँ, और खोतान तक के अपना एम्पायर बनाया। इसका साम्राज्य कितना दूर तक था? बनारस ईस्ट में और वेस्ट में खुरासन और खोतान। बात समझ में आई? इसका कैपिटल था पुरुषपुर। पुरुषपुरा इसको एंशिएंट लिटरेचर में लिखा आता है। ये मॉडर्न नेम इसका है पेशावर। इसका आधुनिक नाम क्या है? पुरुषपुरा जो था उसका आधुनिक नाम अभी है पेशावर। ये पाकिस्तान में, आपको पता होगा, नहीं जी? तो ये बहुत बड़ा मतलब योद्धा था। कौन? कनिष्क। और ये बड़ा सा एम्पायर अपना बनाया, लेकिन इसको एक चाइनीज जनरल द्वारा हराया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है या आता है। चाइनीज जो जनरल था उसका नाम था पैन चाओ। इसके द्वारा इसको किसको हराया गया? कनिष्क को हराया गया। पैन चाओ, चाइनीज सेनापति, चीनी सेनापति पैन चाओ द्वारा इसको कनिष्क को हराया गया, ठीक है? समझ गए? अब इसका ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? कनिष्क। कनिष्क जो है वो बुद्धिस्ट था या बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसके दरबार में कई बड़े बड़े बौद्ध विद्वान थे, जैसे अश्वघोष, अश्वघोष, वसुमित्र, ठीक है।
उसके पार्श्व, समझे। और कई बड़े बड़े बौद्ध विद्वान थे। आपको पता होगा कि कनिष्क के ही शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल बन नामक स्थान में रहे थे। आपको कि इसको पैंचाओं के द्वारा हराया गया नहीं, और बताया इसके दरबार में ये सब सारा अश्वघोष, वासुमित्र, पार्श्व और धर्म तत्र और बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े बौद्ध विद्वान। और हम आपको ये भी बताए कि इन्हीं के शासन काल के दौरान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलबन नामक स्थान में किया गया था। आपको पढ़ाए होंगे इसके बारे में कि वासुमित्र थे इसके अध्यक्ष, और इसी में महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बढ़ गया था, नहीं जी। तो ये सब हो गया जी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चीजें। कुषाण, इसका अंतिम शासक खाली लिख लीजिए कि कुषाण वंश के अंतिम शासक थे वासुदेव, यह आप लिख लीजिए। कुषाण वंश में और शासक हुए जैसे हुविस्क, वशिष्क, बहुत सारे हुए, लेकिन वो सबको जानने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये याद रखिए कि इसका अंतिम शासक हुआ वासुदेव, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अभी हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन इकोनॉमी और सोसाइटी। ये क्यों महत्वपूर्ण है आपको बता दें कि जब आप सुनते हैं ना कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, सुनते हैं ना जी, तो ये कोई प्रोवर्ब नहीं है, याद रखिए। भारत सही में इतना अमीर था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, समझे। तो इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा था। तब तो सोने की चिड़िया जो भारत बना, तो इस पीरियड का उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। किस पीरियड का? ये पोस्ट मौर्यन जो पीरियड है, मतलब मौर्योत्तर कालीन जो पीरियड है, काल है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। किस चीज में? भारत को बहुत अमीर बनाने में। अब क्यों इस समय इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है? क्योंकि इस समय सबसे बड़ा जो भारत के साथ एडवांटेज हुआ, वो भारत का ट्रेड बड़े पैमाने पर हुआ रोमन एम्पायर के साथ। किसके साथ? इसको ध्यान से समझिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन एम्पायर के साथ भारत का बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ। अब देखिए क्या होता है ना, कोई देश तरक्की करता है तो उसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं, खास करके जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बुद्ध के समय में 24 प्रकार के ऑक्यूपेशन का उल्लेख है। उसके बाद जो बाद का जो लिटरेचर है उसमें 36 प्रकार के ऑक्यूपेशन का उल्लेख है, और जो इस समय का जो लिटरेचर उसमें 75 टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन का उल्लेख है। बात समझे? दीघ निकाय, सुनिएगा जी, दीघ निकाय जो बुद्धकालीन रचना है उसमें 24 प्रकार के, कैसे बताए, ऑक्यूपेशन का उल्लेख है। उसी तरह से महावस्तु जो उसके बाद की रचना है उसमें 36 प्रकार के ऑक्यूपेशन का उल्लेख है। क्या क्या बताए? दीघ निकाय में कितना तरह का ऑक्यूपेशन का उल्लेख है? दीघ निकाय में 24 प्रकार के ऑक्यूपेशन का उल्लेख है। महावस्तु जो इसके बाद की रचना है इसमें 36 प्रकार के ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय का उल्लेख है। और मिलिंद पन्हो का कल नाम आपको बताया होंगे जी। मिलिंद पन्हो जो इस समय की रचना है, मतलब पोस्ट मॉडर्न, उसमें 75 प्रकार के ऑक्यूपेशन का उल्लेख है। इसका मतलब बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रहा था जी। ऑक्यूपेशन का नंबर बढ़ना मतलब अर्थव्यवस्था तेज होना। बात समझ रहे ना जी? तो इस समय भारत का सबसे अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ से रोमन एम्पायर को बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, बहुत लार्ज स्केल पर। बात समझे? अब लार्ज स्केल पर ट्रेड होता था, उससे फायदा क्या होता था समझिए जी। रोमन एम्पायर को हम लोग, ध्यान दीजिएगा,
रोमन एम्पायर को हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? तो रोमन एम्पायर को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे सूती वस्त्र, क्या चीज? कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र, समझे? और बड़े पैमाने पर स्पाइसेस करते थे, मसाला, ठीक है जी, मसाला। और इस मसाले में विशेष था रोल पेपर का, मतलब पेपर मतलब ब्लैक पेपर, जिसको हम लोग कहते हैं काली मिर्च। तो काली मिर्च इतना पॉपुलर था रोमन एम्पायर में कि संस्कृत में आज भी उसके लिए टर्म है, काली मिर्च के लिए। काली मिर्च के लिए संस्कृत में आज भी क्या टर्म है? काली मिर्च समझ रहे हैं ना, ब्लैक पेपर। तो उसके लिए आज भी संस्कृत में टर्म है यवन प्रिया। यवन, देखिए ये हम बहुत सारे परीक्षा में आ चुका होगा और ये आता है। काली मिर्च को क्या कहते थे? यवन प्रिया, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त हम लोग रोमन एम्पायर को क्या क्या और एक्सपोर्ट करते थे? तो आयरन कटलरी, मतलब आयरन कटलरी का मतलब हुआ कि हम लोग उस समय लोहे के बर्तन एक्सपोर्ट करते थे और लोहे के तलवार। इंडिया का बना हुआ लोहे का तलवार पूरी दुनिया में फेमस था जी। वो अपने स्ट्रेंथ के लिए, अपनी मजबूती के लिए वो और शार्प होता था वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा। तो आयरन कटलरी हम लोग यहाँ से करते थे एक्सपोर्ट। और हम लोग एक्सपोर्ट करते थे आइवरी ऑब्जेक्ट, मतलब हिंदी में इसको कहेंगे हाथी दांत की बनी वस्तुएं, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। अब ध्यान दीजिएगा जरा। और रोमन साम्राज्य से हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते थे? तो हम लोग इंपोर्ट करते थे वाइन, शराब, और फिग्स, फिग्स मतलब अंजीर, समझे? और कुछ विशेष प्रकार का बर्तन, पॉटरी। तो क्या क्या चीज हम लोग किए? अंजीर और वाइन। अब वाइन जो वहां से आता होगा तो बड़े लोगों के लिए केवल होता होगा जी। तो अब क्या होता है, जैसे अभी हम लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग पेमेंट करते हैं नॉर्मली डॉलर में, तो उसमें तो पेपर करेंसी था नहीं। तो अब इंडिया से जो रोम साम्राज्य को एक्सपोर्ट होता था और इंडिया जो वहां से इंपोर्ट करता था, उसमें रेशियो लगभग ये था जी, 1,00,000 हम लोग एक्सपोर्ट किए मान लीजिए, तो उन लोगों से हम लोग लिए 1,000। अब ये जो इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो 99,000 का डिफरेंस हो। अब 99,000 का डिफरेंस, तो उसमें हम लोग पेपर करेंसी था नहीं, तो उसके बदले में हम लोगों को रोम सम्राट से आता था सोना। बात समझ में आ रही है? और ये कई 100 वर्षों तक चला ये मामला रोम साम्राज्य से। इसके बदले में जो वो ट्रेड गैप हुआ, व्यापार के बीच का जो अंतर, उसको उसके लिए लोग क्या देता था हम लोग को? गोल्ड देता था जी। घर घर सोना था लोगों के पास। बात समझे? अब ये स्थिति ऐसी हो गई कि प्लिनी एक व्यक्ति था जो रोमन इंटेलेक्चुअल था, उसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया, आपको पता होगा क्या चीज? नेचुरल हिस्ट्री भी लिखा गया और उसके द्वारा एरिथ्रियन सी का के कुछ है। हाँ, तो उस तरह का उस पुस्तक में उसके द्वारा ये कहा गया कि अगर रोम से इसी तरह से अगर सोना भारत जाता रहेगा तो भारत कोई ऐसा दिन आएगा जब रोम साम्राज्य कंगाल हो जाएगा। बात समझ गए? इतना लार्ज स्केल पर भारत सोना आता था रोम से, हाँ, कि क्या बताया आपको कि उस कारण से रोम साम्राज्य के विद्वानों या बुद्धिजीवियों द्वारा इसकी आलोचना की गई और कहा गया कि अगर ये जारी रहा तो रोम साम्राज्य कंगाल होने वाला है, दलित हो जाएगा। तो अब और क्या क्या होता था कि भारत से, देखिए जी, सिल्क ट्रेड का भी भारत को फायदा होता था, सिल्क ट्रेड।
अब सिल्क ट्रेड कहाँ से, सिल्क तो भारत का चीज था नहीं, भारत से आता था चाइना, समझिएगा जी। सिल्क बेसिकली चाइना ही इसको, मतलब जैसे हम लोग के यहाँ से कॉटन गया पूरी दुनिया में, वैसे पूरी दुनिया में सिल्क रियरिंग या सिल्क बनाने का जो तकनीक हुआ वो शुरू हुआ चाइना से। इसको हम लोग चीना पत्ता कहते थे, इसको सिल्क को, समझिएगा। सुनिए, तो भारत से सिल्क एक्सपोर्ट नहीं होता था, चाइना से पहले जाता था सिल्क ईरान होते हुए रोमन एम्पायर। अब वहां पर पार्थियन का शासन हो गया, अब किस कारण से पता नहीं उधर से पार्थियन सिल्क जाने नहीं देता था, बात समझे। तो सिल्क जाने नहीं देता, तो अब क्या होता था, सिल्क दो तरीके से आता था, या तो वो मलय पेनिनसुला, मतलब अभी जिसको हम लोग कहते हैं मलेशिया वगैरह वगैरह, तो उधर से, या जिसको अभी हम लोग म्यांमार कहते हैं, उधर से होते हुए ईस्टर्न कोस्ट पर आता था, बात समझे। पूर्वी बंदरगाह पर आता था, वहां पर बंदरगाह था एक बहुत फेमस बंदरगाह तामलिप्ति। कौन सा बंदरगाह बताए, तामलिप्ति। वहां से फिर आता था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से फिर श्रावस्ती और उज्जैन होते हुए वेस्ट कोस्ट जाता था, और फिर वहां से जाता था वो क्या कहते हैं वेस्ट एशिया, मतलब रोमन एम्पायर। और कई रूट था, जैसे कि चाइना से आया अफगानिस्तान, और उधर से फिर आ गया इंडस के लॉन्ग, वो आता था वेस्ट कोस्ट पर इंडिया के। तो इस तरह से ये एक तरह से ट्रांजिट ट्रेड का के रूप में इसका महत्व था, किसका, सिल्क का। तो उससे फायदा हम लोग को ये होता था कि अब, और कोस्टल ट्रेड भी होता था, जैसे मान लीजिए कि तामलिप्ति, जैसे अभी बांग्लादेश जो है वहां पर तामलिप्ति है, तो तामलिप्ति से कोस्ट होते हुए, ईस्ट कोस्ट होते हुए और वेस्ट कोस्ट तक वो पहुंचता था जी। कोस्ट को ऐसे समझ लीजिए जैसे कि यहाँ से इधर से ऐसे करके आया, यहाँ से फिर गया, बात समझ में आई। तो अब इसके कारण क्या होता था कि यहाँ का जो शासक होता था उसका वो लेता था जी ट्रांजिट टैक्स, बात समझे। तो इस तरह से भारत को पूरा फायदा होता था। लेकिन जो भारत को फायदा हो रहा था रोमन ट्रेड से, उसका ज्यादा फायदा होता था दक्षिण भारत को, बात समझे। दक्षिण भारत को क्यों फायदा होता था कि ज्यादातर चीज दक्षिण भारत से एक्सपोर्ट हो रहा था। जैसे दक्षिण भारत में दो जगह था, एक उरैयूर और एक अरिका मेदू, ये ईस्ट कोस्ट पर है, उरैयूर भी। ये जो है ये खास करके विशेष करके सूती वस्त्र के लिए, एक विशेष प्रकार का सूती वस्त्र, इसके लिए काफी फेमस था। ये कौन, उरैयूर जो था वो विशेष प्रकार के सूती वस्त्र के लिए काफी फेमस था, समझे, उरैयूर। और उसी तरह अरिका मेदू। अब समझ लीजिए कि रोमन एम्पायर से ट्रेड का दक्षिण भारत को फायदा कितना होता होगा, इससे का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केरल में के तट पर एक पोर्ट था, इसका नाम है मुजिरिस। क्या नाम था, मुजिरिस। यहाँ पर रोमन एम्परर ऑगस्टस का मंदिर बनवाया गया, बात समझ में आ रही है कि रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड से इन क्षेत्रों को इतना फायदा होता था कि यहाँ पर केरल के तट पर एक पोर्ट था मुजिरिस, वहां पर रोमन सम्राट किसका, ऑगस्टस का एक मंदिर बनवाया गया। फायदा जिससे होता है आप उसी मंदिर बनवाते हैं, आप समझ गए जिसको कि अब क्या होता था ना कि उसमें भारत में नॉर्थ इंडिया में उस समय मथुरा में एक विशेष प्रकार का सूती वस्त्र होता था। ये सब परीक्षा में आता है, इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब कि मथुरा, उरैयूर, अरिका मेदू सब जो पता है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का सूती वस्त्र बनाया जाता था जिसको कहते थे शतक। क्या कहते थे, ये फेमस था शतक, जो सूती वस्त्र था वो मथुरा का वो फेमस था जी उस समय, बात समझे। तो समझ गए। अब देखिए क्या है ना कि ये तो आपको पता है कि कैसे कैसे यहाँ पर ट्रेड बढ़ा। क्या हुआ ना कि उस समय 46-47 एडी के आसपास, हाँ, हिप्पैलस एक आदमी था, हिप्पैलस,
इसके द्वारा मानसून की खोज की गई। क्या चीज खोज की गई? अब मानसून की खोज करने के बाद ये रोमन ट्रेड जो है इंडिया का और तेजी बढ़ा। अब मानसून से ट्रेड का क्या संबंध है? पता चल गया हम लोग को कि इस समय इधर से इधर हवा बहती है, बात समझ गए? तो उस समय ज्यादा तो ट्रेड होता था समुद्र से ना जी, तो समुद्र में नाव का पता है कि इसको पाल उठा देंगे तो इस तरह से अपने आप बिना कोई मेहनत किए चला जाएगा। तो ये जब से हिप्पैलस के द्वारा मानसून की खोज की गई तो इसके बाद रोमन ट्रेड और तेजी बढ़ा, बात समझे? अब क्या हुआ ना कि इन सब के कारण समझ लीजिए इस समय ट्रेड ज्यादा हुआ। अब ट्रेड तभी होगा ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, जब छोटे से लेकर बड़े डिनोमिनेशन का क्वाइंस का यूज होगा। तो इस समय हम लोग ये देखते हैं एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस, जो कि बहुत सारा हर डिनोमिनेशन का क्वाइंस है, मतलब छोटा छोटा वैल्यू का क्वाइंस, बड़ा बड़ा वैल्यू का, हर तरह का क्वाइंस। तो क्वाइन ज्यादा क्यों जब होगा तो ट्रेड को फायदा होगा, और ट्रेड जब होगा तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। ये पता है कि नहीं? ट्रेड बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। तो इसको, इस पीरियड को, पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हम लोग कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। पहला अर्बनाइजेशन कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दूसरा अर्बनाइजेशन अभी हुआ, बहुत सारा जो ट्रेड सेंटर था धीरे धीरे करते करते वो सब अच्छा बड़ा बड़ा अर्बन सेंटर में डेवलप कर गया, मतलब बड़ा बड़ा नगर में डेवलप कर गया, ठीक है जी। और ढेर सारा पोर्ट सिटी भी इस समय डेवलप किया, बात समझ में जी। तो अब कौन कौन सा कुछ मुख्य इस समय जो नगर बना वो आप ये परीक्षा में आया एक बार यूपीएससी में। हाँ, तगर या तेर एक जगह था, धानकेत का, धानकेत का, हाँ, धानकेत का, अमरावती, ये सब साउथ का है। उसका जितना पोर्ट सिटी है, सोपारा, ये सब, श्रावस्ती, सब बड़ा बड़ा शहर हो गया। पाटलिपुत्र तो पहले से फेमस था, उसके बाद सौगोरा, ठीक है, अमरावती लिखे, हाँ। तो ये सब जो है, नागार्जुन कोंडा, ये सब नया नया शहर ढेर सारा विकसित हुआ, ठीक है। और कावेरीपट्टनम, ये सब पोर्ट सिटी है उस समय का, समझे? कावेरीपट्टनम ये पोर्ट सिटी है। तो उरैयूर, कावेरीपट्टनम, ये सब साउथ इंडिया का हो गया, ये तमिलनाडु के कोस्ट पर है, ठीक है। सुपारा हो गया, ये महाराष्ट्र। उसके भरूच या ब्रोच, हाँ, ये सारा जो है वेस्ट कोस्ट का ये सब हुआ पोर्ट, ये गुजरात में था, अभी भी जानते होंगे भरूच ये है गुजरात में। तो ये सारा ढेर सारा इस समय उज्जैन जी। अब उज्जैन क्यों ज्यादा बड़ा शहर बना? क्योंकि नॉर्थ से यहाँ आता था ट्रेड और इधर से ईस्ट से भी जाता था, दोनों ट्रेड रूट यहाँ मिलता था उज्जैन में। तो इस कारण से फिर उज्जैन से जाता था भरूच, बात समझे? तो इसलिए उज्जैन बहुत बड़ा शहर बन गया था इस समय। अब क्या है ना कि आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे बता दे सब। इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना कि जैसे करीमनगर एक जगह है आंध्र प्रदेश में, करीमनगर लिख लीजिए जी। करीमनगर आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहां से लोहे क्या बना हुआ, हसिया मतलब जान रहे, सिकल, लोहे का तराजू का डंडा, बैलेंस, और लोहे का बहुत सारा चीज यहां से प्राप्त हुआ। कहां से? करीमनगर से। उसी तरह येलेश्वरम एक जगह है, येलेश्वरम, ये भी आंध्र प्रदेश में है। यहां से बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, बड़े पैमाने पर पक्की मिट्टी का बना हुआ बनी हुई मूर्ति ढेर सारी मिली है। कहां से? येलेश्वरम। इस समय क्या होता था, सिक्का ढालना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया था, इसलिए ढेर सारा क्वाइन मोल्ड्स
मिला है हम लोग को अरिका मेदु। अरिका मेदु एक जगह आप ये बताए थे, अरिका मेदु ये ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु के पास। अरिका मेदु से ढेर सारा सिक्का ढालने का सांचा कहां से मिला है? अरिका मेदु से क्वाइन मोल्ड, इसको हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं क्वाइन मोल्ड, मिला है कहां से जी? अरिका मेदु से। उसी तरह से उरयूर वगैरह से, उरयूर यहां से डाइंग वैट, डाइंग वैट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कपड़ा पर प्रिंट करते थे ना, तो सांचा मतलब प्रिंट करने वाला सांचा, रंग करने वाला सांचा मिला है कहां से? उरयूर से। तो ये हम आपको मोटे तौर पर बताया कि इस समय हमारा कैसे कैसे ट्रेड रोमन एम्पायर के साथ बढ़ा, उससे भारत को कितना फायदा हुआ। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि भारत सही में सोने की चिड़िया थी। हम लोग के यहाँ आम आदमी के पास किलो 2 किलो सोना हुआ करता था किसी जमाने में। इतना लुटेरा भारत आया, यह अपने आप में प्रूव करता है कि हम लोग बहुत अमीर रहे होंगे तब ना आता होगा लोग जी। तो आप सुने कि झुग्गी में हो गया डकैती, बात समझ में आई? और चोरी डकैती भी वही करेगा जो भुक्खड़ होगा, ये भी समझ लीजिए। जो दरिद्र होगा, कोई भला आदमी चोरी करता है? अब अंबानी को किसी क्या चोरी करेगा? तो अंबानी चोरी नहीं कर सकता है क्योंकि वो क्या चोरी करेगा, उसके पास तो अथाह संपत्ति है। बात समझ में आ रही है? तो चोरी वही करेगा। तो हम कहने का क्या मतलब हुआ, आप समझ रहे हैं ना कि जो जो लुटेरा भारत आया वो सब दरिद्र रहा होगा। मेरा लॉजिक गलत नहीं है जी? क्योंकि जब मेरे पास संपत्ति पर्याप्त रहेगा तो हम क्यों किसी दूसरे देश में हम जाएंगे लूटपाट करने। बात समझ में आ रही है? तो भारत सदियों से, हजारों हजार साल से बहुत अमीर था। आपको शायद पता नहीं, आप कभी कोई, अब वो क्यों हम प्रमोट करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप ये जान लीजिए कि किसी समय में भारत का 1757 तक भारत दुनिया का लगभग 27% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। 1757 तक भारत दुनिया का 27% जीडीपी, 27% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया कौन कंट्रीब्यूट करता था? भारत। टोटल जीडीपी ऑफ वर्ल्ड, समझे? आप सोच लीजिए, इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे दुनिया का मोटे तौर पर हम लोग 1/4 ऑफ जीडीपी थे। दुनिया में लगभग 200 देश है ना जी, 200 देश में हम लोग 1/4 हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे पूरा दुनिया का जीडीपी। बात समझिए? और चाइना और इंडिया लगभग साइड बाय साइड चलता था, समझे? और ये गोरा लोग जो आया, अच्छा क्यों आएगा यहाँ उतना दूर से? उन लोगों को भोजन मुश्किल होता होगा तब नहीं यहाँ आया होगा जी, सिंपल बात है नहीं जी। अभी जैसे हम लोग जाते हैं दूसरे जगह कमाने, हमारे यहाँ नौकरी नहीं है तब नहीं जाते हैं, तो उसी तरह वो लोग भूखा नंगा रहा होगा। बात समझे? लेकिन एक सोचने का विषय ये है, खाली इसको ध्यान रखिए, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि आखिर इतना जो भारत आगे था उसकी कुछ तो कुछ वजह रही होगी ना, जिस कारण से भारत पीछे हो गया। तो वो वजह क्या है उसको सोचिए, और हम आपको आगे पढ़ाएंगे। क्योंकि आप अपना अगर सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, क्रिटिकल सेल्फ असेसमेंट, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम आगे फिर तरक्की रुक जाएगा, समझे? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर कैसे? तो उसके लिए सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। और सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए अनबायस्ड होकर के। जैसे हमारे यहाँ जो अभी चल रहा है तो उसमें हम लोग बहुत बायस्ड हो गए। तो बायस्ड होने से आपको नुकसान होता है, पता है कि नहीं आपको? बायस जब भी हो जाएंगे तो नुकसान सोसाइटी को होता है। सोसाइटी को देखना चाहिए कोई भी चीज एकदम पूरी तरह से विदाउट एनी प्रेजुडिस, समझे जी, और एनी प्री कंसेप्ट या प्री ऑक्युपाइड नोशन। तो खैर, तो आपको हम क्या बता रहे थे, समझ गए जी सब? अब क्या है ना कि जो विदेशी सब आए भारत, कौन कौन विदेशी आया आपको बताया जी अभी तक कि कौन कौन आया? तो पहले आया इंडो ग्रीक, फिर बताया आपको शक, फिर पार्थियन, अभी कुषाण पढ़ाए। तो ये सारे जो लोग आए भारत में तो उसका इम्पैक्ट तो कुछ पड़ा होगा ना जी। आप याद रखिए, जब हम लोग किसी कोई कल्चरल ग्रुप, कोई सोशल ग्रुप, किसी एलियन कल्चरल या सोशल ग्रुप के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो एक म्यूचुअल
पहले होता है कि आप उसके साथ कुछ होगा, एग्रेशन होगा, कुछ इस तरह का होगा जी, पहले कन्फ्लिक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले कन्फ्लिक्ट हो सकता है, हो इसकी संभावना है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, म्यूचुअल गिव एंड टेक होता है, तो एक सिंथेसिस होता है, समझ में आ रहा है। तो हमारे यहाँ जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, भारत की संस्कृति इसको हम लोग कहते हैं, तो जो बाहर से जितने लोग आए, हम लोग के यहाँ सब एसिमुलेट हो गए। आप ही हम में से कोई होगा कुषाण का वंशज, कोई शक का वंशज होगा, कोई इंडो ग्रीक भी है, जैसे कि आप पूरा नॉर्थ इंडिया चले जाएंगे, जैसे पंजाब पंजाब, तो वो सब तो इंडो ग्रीक का है, सब वो सब डिसेंडेंट, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या सब जितने लोग आए ना यहाँ, इस मिट्टी में विशेषता है जिसको ध्यान रखना है। इस मिट्टी में कुछ ऐसी विशेषता है कि आप यहाँ आए तो आप यहीं के हो जाएंगे। आप देखते होंगे जो गोरा लोग आता है वृंदावन में, सर मुड़ा मुड़ा के घूमते रहता है, बड़ा बड़ा, हम लोग जितना बड़ा टीका नहीं लगाते हैं उससे ज्यादा बड़ा बड़ा टीका लगा घूम रहा होता है। हरे कृष्ण हरे राम जी। और बहुत तरह का है। मोटे तौर पे ये मिट्टी ही कुछ ऐसी है ना कि आप इसमें आएंगे तो फिर वापस नहीं जा पाएंगे, समझ गए। तो कुछ लोग तो यहाँ सिमुलेट हो गए, लेकिन जो गोरा लोग था जी, अंग्रेज, वो परपिचुअल फॉरेनर बन के रहा और वन वे ड्रेन ऑफ वेल्थ लोग किया। खैर ये सब तो हो गया, फिर थोड़ा सा क्या कहते इमोशनल मामला हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। लोग जो आए जब भारत, कौन लोग, इसाक, कुषाण और बहुत सारे लोग आए, इंडो ग्रीक वगैरह। तो हम लोग साथ इंटरेक्शन से क्या क्या हम लोगों से सीखा, हम लोग क्या क्या लोग से सीखे, बात समझे। तो हम लोग का जो वेशभूषा था जी, आप याद रखिए कि किसी भी देश की वेशभूषा होती है, कोई भी कल्चर का, तो वहां का जो ज्योग्राफिकल जो भी फैक्टर्स है उससे वो डिसाइडेड होता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर से मेरा मतलब क्लाइमेट है, वेदर है, वगैरह वगैरह। हम लोग धोती पहनते थे या साड़ी, तो चूंकि गर्म देश है भारत, तो खुला खुला थोड़ा हम लोग कपड़ा पहनते थे, टाइट फिटिंग नहीं पहनते थे, बात समझे। उसी तरह सब जगह का इसी तरह होता है जी। हम लोग क्या पगड़ी का सिस्टम था। पगड़ी क्यों, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, तो हम लोग उसको सर को ढकने के लिए लगाते थे। तो अब वो धीरे करके वो हमारे सिस्टम का हिस्सा हो गया, कल्चर का हिस्सा हो गया, करेक्ट जी। तो हमारे यहाँ ये लोग जब आए कुषाण खास करके, तो कुषाण से हम लोग इतना सब चीज सीखे, ट्राउजर्स और ट्यूनिक, कुषाण और लॉन्ग कोट, लिख लीजिए इसको। कुषाण के इम्पैक्ट से भारत में इन सब चीजों की शुरुआत हुई। किन सब चीजों की, ट्राउजर्स, ट्यूनिक, ट्यूनिक जो कपड़ा पहनने वाला कपड़ा है एक तरह का। तू लड़कियों से पूछो कि क्या होता है ट्यूनिक कैसी लंबा, सुनिए जी, ध्यान दीजिए, अब दो मजाक कर लीजिए। क्या बताया, ट्राउजर्स, ट्यूनिक और क्या बोले, लॉन्ग कोट, ये सब हम लोग कुषाण से इन्फ्लुएंस होकर के, समझे। बता दीजिए पब्लिकली बता दीजिए समझ गए जी। तो इन सब चीज का हम लोग ये सीखे। सुनिए, अब इन लोग खास करके इंडो ग्रीक जो थे, उसके द्वारा हमारा इंडो ग्रीक, इन लोगों के द्वारा हमारा ड्रामेटिक आर्ट, मतलब ड्रामा को इन्फ्लुएंस किया गया। किसके द्वारा, इंडो ग्रीक के द्वारा हमारे नाटक को प्रभावित किया गया। कैसे, तो हमारे यहाँ जो नाटक होता था उसमें पर्दा नहीं होता था, पर्दा कर्टेन। तो नाटक में पर्दा का प्रयोग हम लोग इन लोग से सीखे। इसीलिए आज भी पर्दा के लिए संस्कृत में यवनिका शब्द का प्रयोग होता है। यवनिका आप समझ गए, स्पष्ट हो गया जी, यवन से लिया हुआ चीज, तो यवनिका, बस समझे। इन लोगों से हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, मतलब ज्योतिष विज्ञान, वो भी प्रभावित हुआ। इसीलिए अभी भी जन्म कुंडली बनाने के विज्ञान को संस्कृत में कहते हैं होरा शास्त्र। क्या कहते हैं, होरा शास्त्र, जो ग्रीक वर्ड होरोस्कोप से बना है। बात समझ में आई। होरा शास्त्र जो है, ये है संस्कृत का शब्द। जन्म कुंडली जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं होरा शास्त्र संस्कृत में। और वो क्या चीज से बना, ग्रीक वर्ड
होरोस्कोप से। तो हम लोग का एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी ग्रीक के इन्फ्लुएंस से प्रभावित हुआ जी। और क्या बताए, और बताए कि हम लोग का ड्रामा जो है प्रभावित हुआ, उसमें हम लोग पर्दा की शुरुआत की। और क्या है ना कि ऐसा हम लोग मानते कि विदेशियों के प्रभाव से ही भारत में बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान दो अलग विभाजन हुआ। महायान जो धर्म बनाना, उसकी मुख्य वजह थी विदेशी का आना भारत में। अब कैसे, तो अब जब ये लोग आए तो बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस हुई थी, तब इन लोग द्वारा कहा गया कि हम लोग पूजेंगे क्या चीज को। बुद्धिज्म जो था वो तो एथिस्टिक रिलीजन था, अनिश्वरवादी। तो हुआ कि ठीक है, इन लोग की सुविधा के लिए बुद्ध को देवता के रूप में पूजना प्रारंभ हुआ इसी समय। तो आप याद रखिए कि जो हमारे यहाँ जो आइडल वर्शिप या बुद्ध को देवता के रूप में पूजने की शुरुआत हुई, वो इसी समय हुई, समझे। और ये किसके लिए किया गया, बेसिकली ये जो विदेशी भारत आए तो उसकी सुविधा के लिए ऐसा हम लोग की। बात समझ गए ना। तो जितने भी लोग आए यहाँ पर हमारे यहाँ एसिमुलेट हो गया। एक और चीज हुआ जी कि कुछ पॉलिटिकल मतलब एरिया में भी इन लोग से हम लोग प्रभावित हुए। जैसे कुषाण जो है अपने आप को कहता था, कुषाण खास करके अपने आप को कहता था सन ऑफ हेवन। क्या कहता था? सन ऑफ हेवन। मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? देवपुत्र, देवपुत्र शहंशाह, देवपुत्र शहंशाह। हाँ, सन ऑफ हेवन, देवपुत्र। अब ये बेसिकली क्या था, सन ऑफ हेवन मतलब देवपुत्र शहंशाही। तो ये मतलब एक तरह से डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप को ये एम्फसाइज कर रहा है। क्या चीज को कर रहा है? डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप मतलब देवता के द्वारा हम ही को अधिकार दिया गया है तुम पर रूल करने का। और हम एक तरह से क्या है, तो देवता का ही रूप है, इसलिए तुम मेरी मतलब हमारा तुम रिस्पेक्ट करोगे और तुम मेरे प्रति लॉयल रहोगे। बात समझ में आ रही है? तो डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप जो है वो इसको इससे स्ट्रेंथन हुआ। किससे? ये देवपुत्र शहंशाह जो हुआ, बात समझे, सन ऑफ हेवन। इन लोग के द्वारा एक और चीज किया गया, खास करके इंडो ग्रीक के द्वारा। इंडो ग्रीक क्या होता था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिलिट्री ऑफिसर होते थे उसको अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में उसको नियुक्त करते थे। ठीक है, तो जैसे कि ये लोग जो मिलिट्री गवर्नर नियुक्त करता था इंडो ग्रीक, तो उसको कहा जाता था स्ट्रेटेगो, मिलिट्री गवर्नर। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये लोग मिलिट्री अधिकारी का यूज करते अपॉइंट करता था उसको कहते थे मेरिडार्क। स्ट्रेटेगो हो गया जी और मेरिडार्क। क्लियर? दूसरी बात आपको बता दें कि अब ये जो हुआ धीरे धीरे करके, तो हमारे यहाँ भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया इन्हीं लोग के इन्फ्लुएंस के कारण। किन लोग के इन्फ्लुएंस के कारण? ये जो विदेशी वगैरह जो भारत में आए, तो उस कारण से हमारे यहाँ भी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें सैनिक तत्व का समावेश किया गया। मिलिट्री एलिमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन लोग के इन्फ्लुएंस के कारण। बात समझ में आ गई? तो जैसे हम लोग यहाँ कुछ आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्या चीज कि कुछ बताएंगे मतलब है किसी से रिलेटेड, समझे। जैसे कि हमारे यहाँ कटक, समझे, और स्कंदवर, स्कंदवर ये एक मिलिट्री कैंप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था। इसकी शुरुआत इन्हीं लोग के इन्फ्लुएंस से हुई। ये क्या था? मिलिट्री कैंप, कटक और सैनिक छावनी, मिलिट्री कैंटोनमेंट कह सकते हैं एक तरह से। क्या चीज? कटक और स्कंदवर, समझे।